Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In continuation with our War Room series, today we will study about Fundamental Rights. आज हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट पार्लियामेंट लेक्चर में आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि एक तरह से इंडियन पॉलिटी के हमारे संविधान की नींव हैं, उनको कह सकते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का टॉपिक उसमें बचा हुआ है, राइट। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि इसी दिन मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेस्ट एश्योर्ड कि ये चीज़ हो जाएगी। बाकी फंडामेंटल राइट्स हम आज के लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर के पूरा आर्टिकल 32 तक आपको एक एक आर्टिकल याद करवाए जाएंगे इसी लेक्चर में और समझाए भी जाएंगे। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स अनलाइक मोस्ट ऑफ अदर चैप्टर्स, they are not only factually important but fundamental rights is conceptually important as well. फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द ओनली चैप्टर इन द यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, द एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस। इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी फैक्चुअल नेचर का एग्जाम हो, फंडामेंटल राइट्स अगर क्वेश्चन आ रहा है तो देर आर हाई चांसेस कि कॉन्सेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन भी आ सकता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। एक किसी राइट का मतलब पूछ सकता है आपसे, इस राइट का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना और आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आपसे कुछ बातें तो कर ही लेता हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोग डेली ये लेक्चर देख रहे हो डे 1 से, राइट। आप लोगों ने अभी तक एंथुसियाज्म को बना के रखा है। आप लोग वीडियोस पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। और आप हमारी टीचिंग स्टाइल को भी से भी रिलेट कर पा रहे हो, उसका भी अप्रिसिएशन कमेंट सेक्शन में लगातार आ रहा है। आप सभी टीचर्स को बहुत सारा प्यार दे रहे हो एंड वी आर हाईली मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, मगर आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा शाउट आउट हमारी टीम के कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में भी दो। जैसे कि हमारे जो सर हैं जो पीडीएफ क्रिएट करते हैं डेली आपके लिए। डेली पीडीएफ क्रिएट करना इज़ रियली अ ह्यूज टास्क। ट्रस्ट में, कंटेंट को फाइंड करना और पीडीएफ बनाना, और वो भी एरर फ्री एक तरह से है। ज़्यादा एरर नहीं हो रही इस बार पीडीएफ में, राइट, क्योंकि हम मेक श्योर कर रहे हैं प्रूफ रीडिंग वगैरह होगी कि एरर ना रहे पीडीएफ में, क्योंकि अगर एरर आ जाती है तो मज़ा किरकिरा हो जाता है ना। सो इतनी एरर प्रूफ, इतनी क्रिस्प पीडीएफ बनाने के लिए आज शाउट आउट होगा कमेंट सेक्शन में सौम्यदीप सर का। क्या शाउट आउट करोगे? थैंक यू सौम्यदीप सर फॉर ब्यूटीफुल पीडीएफ, ठीक है। पूरे कमेंट सेक्शन में सौम्यदीप सर को शाउट आउट जाएगा। ओके, याद रखना, हर कोई कमेंट करेगा। आप टीचर्स की तो तारीफ कर देते हो मगर कई बार एवरीवन नीड्स मोटिवेशन, ठीक है, दोज हु आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स। तो सौम्यदीप सर को आज शाउट आउट जाएगा, ठीक है। अ बिग शाउट आउट टू सौम्यदीप सर फॉर दिस ब्यूटीफुल पीडीएफ। जिस तरीके से भी आपको अपनी ग्रेटफुलनेस शो करनी है आप शो कर सकते हो। देखो, आपको लाइफ में ना एक सक्सेस का सीक्रेट बताता हूँ। पढ़ाई के अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है वो है क्या? लाइफ में हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना। लाइफ में अगर आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहोगे ना, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे, तो सक्सेस बहुत मैजिकली आपके पास आती है। फॉर एग्जाम्पल, कल का वीडियो था, 4000 के आसपास व्यूज़ आए हैं। उसमें से सिर्फ 200 लोगों ने वीडियो को लाइक करा है, राइट। उसमें से भी 100 लोगों ने कमेंट करा है। तो बाकी के जो 3800 स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या शो किया? दैट दे आर अनग्रेटफुल। अपना काम निकल लिए। देखो, ऐसा नहीं कि हम आपको कमेंट करने को बोलते हैं, लाइक करने को बोलते हैं, उससे हमें बहुत पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू हैव अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यूट्यूब एक्चुअली वर्क्स। इतने कम सब्सक्राइबर से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते यूट्यूब से, ठीक है। तो वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर मनी कि आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी आर डूइंग दिस जस्ट टू एनकरेज आवर टीम। अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे नहीं बोलते आप हमें बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे सामने नहीं हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वी वांट अ 2 वे एंगेजमेंट। हमें लगे कि भाई हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो उस 2 वे एंगेजमेंट के लिए हम अक्सर आपसे बोलते हैं कि आप कमेंट में ये बताना वो बताना, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई बच्चे हैं जो देख रहे हैं, बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली। सो इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस एंड एज एन इंस्पिरेशन फॉर अस कि इतने सारे बच्चे हम पे रिलाई कर रहे हैं तो हमें और अच्छा देना है कंटेंट। सो दैट्स द एंटायर पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो हम आपको बोलते हैं कमेंट में ये बताइए वो बताइए, ठीक है। अदरवाइज वी कैन जस्ट सिंपली रीड द पीडीएफ एंड गो, है ना। अगर हमें आपसे इंटरेक्ट नहीं करना होता तो इंटरेक्ट किया करो, लाइफ में ग्रेटफुल रहा करो। आपका एक छोटा सा लाइक भी आपका कर्मा क्रिएट करता है। सो जस्ट मेक श्योर यू डू व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, राइट। बाकी वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड विद द बेस्ट कंटेंट। एक सेकंड कमेंट जो बार बार आ रहे हैं कि सर स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ कब से शुरू होगी? स्मार्ट अध्ययन इस बार नहीं आया। लास्ट ईयर स्मार्ट अध्ययन से ही बहुत से बच्चों के पेपर क्वालिफाई हो गए थे, राइट। तो स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बट
आई विल मेक श्योर कि वो 30 डे सीरीज जो होती है स्मार्ट अध्ययन की वो अक्टूबर में स्टार्ट होगी, राइट, क्योंकि स्मार्ट अध्ययन इज मेनली फॉर रिवीजन पर्पस। अक्टूबर तक आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी रॉक सॉलिड कर लो, ठीक है, तब तक हमारा ग्रंथ का सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, तो ग्रंथ के बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी अगर स्मार्ट अध्ययन की जरूर रिवीजन करवा दूंगा, राइट। तो स्मार्ट अध्ययन विल बी ऑन यूट्यूब, बिल्कुल जस्ट लाइक लास्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन मैं करवाऊंगा इफेक्टिव तरीके से। 30 डेज तक लगातार वीडियो आएंगे उसमें, ठीक है, और उसमें भी आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। ओके, सो ये 2 डाउट्स है जो मुझे ऐड करना, 2 बातें मुझे आपसे करनी थी। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे फंडामेंटल राइट्स का, राइट। देखो, फंडामेंटल राइट की पहली बार जो एक्सप्लिसिट डिमांड हुई थी, एक्सप्लिसिट मतलब खुले तौर पे, देखो 2 वर्ड होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब कि दबे पाँव चीज़ें हो रही हैं, अंदर ही अंदर हो रही हैं, इनडायरेक्टली हो रही हैं। एक्सप्लिसिट मतलब खुलेआम, एकदम धड़ल्ले तरीके से फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड हुई थी वो की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लाया गया था 1895 में, ठीक है, और किससे इंस्पायर था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल को ड्राफ्ट किया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियाज, ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुशिंग अबाउंड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, राइट। स्वराज का आइडिया था, उसके दम पे भारतीयों ने बोला हमें हमारा संविधान चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लेकर आए थे 1895 में। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि अब इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड करना कि आपकी हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर आप अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकते, हमारे लोगों को भी आपको बेसिक राइट्स देने पड़ेंगे। तो याद रखना 1895 में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, एंड दैट टू वेरी एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। ये छोटे छोटे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको लाइटली मत लेना कि ये तो बस शुरुआत है, छोड़ो हटाओ, राइट। अच्छा फैक्ट है। दूसरा, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, 1928 की बहुत फेमस है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें और भी रिकमेंडेशन थी, वो आपको बताऊंगा। फिलहाल हम मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ये याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन भी था, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड भी की गई थी इंडियंस के लिए, राइट। फंडामेंटल राइट्स बोला गया था इनएलिएनेबल है, मतलब राइट्स हमसे छीने नहीं जा सकते आर्बिट्रेरली। हमारे पास फ्रीडम का, इक्वालिटी का, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार जब बात हुई थी फंडामेंटल राइट्स की, वो हुई थी कराची सेशन ऑफ 1931 में, जिसको प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहाँ पे? कराची सेशन में। ओके, कौन प्रिसाइड करा था? वल्लभ भाई पटेल, ओके, 1931 में। तो याद रखना, ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स अब ऑफिशियल डिमांड बन गई थी कांग्रेस की, राइट। तो कराची रिजोल्यूशन ने क्या किया कि भाई हमने ये जो अभी तक डिमांड चली आ रही थी इसको ऑफिशियल कर दिया, अब हमारी ऑफिशियल डिमांड है, ठीक है, हमारा ऑफिशियल कमिटमेंट है, आपसे फंडामेंटल राइट्स लेकर ही रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड है हमारी कंट्री में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 एंड कराची सेशन ऑफ 1931। 1895, 1928, 1931, तीनों ईयर को याद रखना, पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड हो चुकी थी। अगर स्टेटमेंट में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कभी हमने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड नहीं करी थी, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट्स शुरू करते हैं। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है वो संविधान के पार्ट 3 में करी गई है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स कवर करते हैं फंडामेंटल राइट को? आर्टिकल 12 से 35 तक। देखो, आर्टिकल 12 और 13 तो सिंपल है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट कहलाती हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, अथॉरिटी है, वो उसके बारे में बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें स्टेट कहलाएंगी, राइट। तो ये स्टेट का जो दायरा है टाइम टू टाइम एक्सपेंड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थ्रू। तो कौन कौन सी चीज़ें स्टेट के दायरे में आती हैं, ये चीज़ें जब आप घटना चक्र के MCQs करोगे ना जाके इस लेक्चर के बाद, तो आपको पता चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए स्टेट को लेकर के। तो याद रखना, आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट वर्ड की मीनिंग क्या होती है। जब हम संविधान में स्टेट पढ़ते हैं तो स्टेट मतलब ये नहीं कि यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, ओवरऑल जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, रिजीम है, उसकी बात करता है आर्टिकल 12 कि कौन है स्टेट जो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि सिटीजन्स राइट किससे मांग रहे हैं? स्टेट से मांग रहे हैं कि स्टेट्स कैन नॉट हैव अनलिमिटेड पावर अपॉन द सिटीजन्स। तो स्टेट है कौन जिसकी अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती है, वो बताया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे वो इनवैलिड होंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉज, ऐसे अगर कोई लॉज संसद बनाएगा, कोई भी बनाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे वो हमेशा इनवैलिड हो जाएंगे अपने आप। और यही आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू वाली पावर का सोर्स है। क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का नाम आता है क्योंकि बेसिक सोर्स यही है जुडिशियल रिव्यू का।
है ना, आर्टिकल 13। हमेशा जब भी याद रखना जुडिशियल रिव्यू के सोर्स की बात आएगी तो आर्टिकल 13 का नाम याद रखना, क्योंकि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वैलिड करने के लिए बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को रिव्यू कर सकता है और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो आर्टिकल 12, 13 तो सिंपल है, आपको याद हो गया, स्टेट एंड जुडिशियल रिव्यू, राइट, दो चीज़ें याद रखना। इसके अलावा अब आगे बात कर देंगे, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इट्स अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया से डरा मत करो, मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हुआ करता था ब्रिटेन में, जिसने रूरल की पावर पे कुछ लिमिटेशंस लगाई थी। तो वैसे ही जब फंडामेंटल राइट्स इंडिया में बनाए गए, क्यों बनाए गए हैं? जो भी हमारे देश में रूल कर रहा है उसकी पावर पे कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए, इसीलिए बनाए गए हैं, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला गया, है ना। सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट के पास पावर है। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए हैं? गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाने के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब सिटीजन्स को अब प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन गवर्नमेंट करेगी उससे प्रोटेक्शन मिलेगी अपने आप, इसलिए बोला गया है कि इट्स अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, राइट। याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है हमारे भारतीय संविधान में, वो अक्सर कंपेयर किया जाता है बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडियन फंडामेंटल राइट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ यूएस का बिल ऑफ राइट्स। ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया ना कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स की कॉपी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्पायर्ड है, उससे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है। इंडिया में भी ये सारे प्रोविजंस हैं, इसलिए उसको कंपेयर किया गया, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट को कौन डिफेंड कर रहा है? हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन डिफेंड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। कौन गारंटी दे रहा है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए संविधान इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आता है कि जो संविधान, सॉरी, जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रॉमिस है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की प्रॉमिस है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स कोई गवर्नमेंट की प्रॉमिस नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है और ये हक हमने खुद को दिया है अपने संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आज कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, एक स्ट्रांग संविधान होने की वजह से, हमें गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि हम आपको ये राइट नहीं देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें उन राइट्स की गारंटी पहले ही दे दी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से क्लियर होने चाहिए, राइट। तो ओरिजिनल गारंटी कहाँ से मिलती है? कौन डिफेंड करता है हमारे राइट्स को? कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना। ह्यूमन बींग्स के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए राइट्स का होना इसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है। इमेजिन करो, कोई एक पर्सन, सपोज आपके पास कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है, आपके पास अपना रिलीजन परफॉर्म करने की आज़ादी नहीं है, आपके पास इक्वालिटी नहीं है, आपको सोसाइटी में दिखती नहीं है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है आए दिन, आपको कभी भी कोई भी उठा के अरेस्ट कर ले रहा है, तो क्या आप कंप्लीटली, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो पाएगी? कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स हैज़ एक्सपेंडेड इमेंसली एंड हैज़ गिवन बर्थ टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एटसेट्रा, राइट। जैसे जैसे समय बीता, राइट्स की इंपॉर्टेंस लोगों को इसलिए समझ आने लगी क्योंकि कंप्लीट डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स का राइट्स के बिना पॉसिबल नहीं है, बहुत इसेंशियल है राइट्स, है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि राइट्स जो है वो स्टेट की पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ये चीज़ याद रखना, स्टेट को अनलिमिटेड पावर नहीं देते, वो स्टेट की पावर पर लिमिट लगाते हैं। एक तो क्वेश्चन आया था ना, यूपीएससी में आया था कि फंडामेंटल राइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो दैट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट, बहुत से लोग उसमें कमिटेड जुडिशरी मान के आ गए थे। कमिटेड जुडिशरी तो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी, गवर्नमेंट के लिए कमिटेड है, राइट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट इज द आंसर, लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, ठीक है। स्टेट की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। कौन सा स्टेट? वही जो आर्टिकल 12 में बताया गया, वही स्टेट, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट एंड दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है तो आप जाके कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराने के लिए, ठीक है। तो दे आर इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। जस्टिसेबल मतलब है कि आपको उसके अगेंस्ट जस्टिस मिल सकता है अगर आपका राइट्स वायलेट हो रहा है तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। चलो, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बट चलो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स स्टेट पे लिमिटेशंस लगाते हैं, स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो क्या इसका ये इंटरप्रिटेशन निकाला जाए कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाते? क्या कभी प्राइवेट इंडिविजुअल को कुछ भी करने से मना नहीं करते, सिर्फ स्टेट पे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स? ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का वर्टिकल डायमेंशन तो है, जब आप मेंस में पढ़ते हो तो मैं बताता हूँ आपको कि फंडामेंटल राइट्स का जो वर्टिकल डायमेंशन है वो तो वही है कि स्टेट
को लिमिट लगाई गई है सिटीजन्स को कैसे ऑपरेट करना है, सिटीजन्स को क्या राइट देने हैं, उस पर लिमिट लगाई गई है। सिटीजन्स के क्या राइट आप वॉलेट नहीं कर सकते, राइट। तो स्टेट्स वर्टिकली सिटीजन्स पे लागू हो रहे हैं, स्टेट राइट वॉलेट ना कर पाए इसलिए। तो ये वर्टिकल डिवोल्यूशन के साथ साथ, वर्टिकल डायमेंशन के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स का एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी है। समझ रहे हो कि सिटीजन से सिटीजन भी कुछ डायमेंशन है फंडामेंटल राइट्स के। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में ये बोला गया है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सिर्फ सरकार पे नहीं है, गवर्नमेंट पे ही नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी को रेस्टोरेंट में एंट्री देने से कोई मना किया तो उसको सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का अलाउड नहीं, चाहे वो स्टेट करे चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल करे। तो 15 क्लॉज 2 दोनों को प्रोहिबिट करता है, स्टेट को भी और प्राइवेट पर्सनस को भी, कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 अभी आगे आपको याद करवाऊंगा, अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है, उसमें अनटचेबिलिटी उसके तहत लॉ बना के इसको पनिशेबल बनाया गया है कि अनटचेबिलिटी पनिशेबल एक्ट है, कोई भी अगर अनटचेबिलिटी परफॉर्म करेगा उसको सज़ा होगी। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कि गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती, सबके लिए है वो, है ना। वैसे ही आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। कोई भी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करेगा किसी को, कोई भी किसी को फोर्स लेबर करवाएगा, तो उसके लिए लॉज बनाए गए हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, उसको सज़ा मिलेगी, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन अब स्टेटमेंट आ गया कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑनली अगेंस्ट स्टेट, तो ये बहुत एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होगा। ऐसा स्टेटमेंट गलत काटना। फंडामेंटल राइट्स स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के लिए तो ही हैं, बट हॉरिजॉन्टली भी अप्लाई करते हैं। कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, अनटचेबिलिटी परफॉर्म करे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराए, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स थे, बट बाद में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है, दूसरे प्रोविजन में डाल दिया गया था। ओके, सो पहले तो याद आन लो कि कौन कौन से राइट्स होते हैं हमारे पास। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था अब नहीं है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो इन सभी राइट्स को एक एक करके हम समझेंगे, इनके कौन से आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को याद करेंगे। बट पहले ये जान लो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट से। अमेंडमेंट 44th, ठीक है। याद रखना जो 42nd अमेंडमेंट है और जो 44th अमेंडमेंट है, इन दोनों के ईयर हमेशा याद रखना, 1976 एंड 1978। ओके, इन दोनों एक्ट के ईयर अक्सर पूछे जाते हैं। तो 44th अमेंडमेंट 1978 का था, 42nd 1976 का था। ओके, क्वेश्चन ये भी आता है, मतलब पूरी पॉलिटी में अक्सर 42nd 44th अमेंडमेंट आपको देखने को मिलते ही हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कौन सा अमेंडमेंट था जो इमरजेंसी के टाइम पे लगाया गया था। तो ये 42nd वाला है ना, ये इमरजेंसी के टाइम पे इनैक्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो बाद में उसी को करेक्ट किया गया था 44th अमेंडमेंट से। तो दोनों का ईयर याद रखना, 1976 1978। अच्छा, तो 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से डिलीट कर दिया। ये चीज़ कैसे याद रखोगे? याद रखना कि भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि तुम भाई चार जगह प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, इतनी प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, इसको हटाओ, कम करो, ये सब एक जगह रखो या तो हटाओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। तो याद रखना कि चार जगह प्रॉपर्टी लेके अगर बैठोगे ना तो गवर्नमेंट की नज़र आप पे आ जाएगी और प्रॉपर्टी डिलीट कर दी जाएगी, राइट। तो फिर इसकी जगह फिर क्या करते हैं लोग, एक ही जगह जाके कहीं पे 300 एकड़ की ज़मीन ले ली, वही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि चार जगह ज़मीन लेने से अच्छा है एक जगह 300 एकड़ की ज़मीन ले ली, ठीक है। 300 एकड़ से क्या याद रहेगा आपको? 300 एकड़ से ये याद रहेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में डाल दिया गया एज अ लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। पार्ट 12 के अंतर्गत, ओके। तो आपको 300 एकड़ और 44th अमेंडमेंट दोनों याद रखना है, ओके। चार जगह प्रॉपर्टी थी, बाद में हमने एक ही जगह पे 300 एकड़ की ज़मीन ले ली, इस तरीके से याद रखना, ओके। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि बात करता है 14 से 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी चलता है, ओके। इसको ओवरऑल आप ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, 18 साल तक की उम्र तक आपको हमेशा इक्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है। आप बच्चे रहते हो घर में, हर जगह सब कुछ इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। कभी आप घर से बाहर निकले नहीं होते तो आपको पता नहीं है कि भाई इनइक्वालिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, या फिर आगे की चीज़ें क्या होती हैं, राइट। इनइक्वालिटी क्या है, लाइफ कितनी रूथलेस है, ये सब चीज़ें आपको 18 साल के बाद पता चलती है, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो, धीरे धीरे चीज़ें फेस करते हो। लेकिन 14 से 18 साल की उम्र, यानी कि 18 साल के पहले की जो भी उम्र है, उसमें मेनली आप इक्वालिटी ही फेस करते हो लाइफ में, हर जगह इक्वालिटी ही रहती है आपके साथ, क्योंकि आप एक बच्चे हो, सभी आपको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, राइट। तो आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो इंश्राइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ओके। पहले तो याद रखो कि
आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी का आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को कैसे याद रखोगे? हमारी एक कंट्री है और उसमें 4 रिलीजन है, राइट। ये ट्रिक है, इसका इस प्रोविजन से लेना नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है। एक कंट्री है, 4 रिलीजन है और सब में इक्वलिटी की बात की जाती है, राइट। तो 1-4 याद रखना, एक कंट्री 4 रिलीजन सब इक्वल है, इस तरह से याद रखना, ओके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों इक्वल हैं, 1-4, ओके। इस तरीके से याद रखना, याद करने के लिए। इसका इस प्रोविजन से लेना देना नहीं है, ये वैसे एक ट्रिक है। 1 कंट्री 4 रिलीजन, ओके। इक्वलिटी की बात हो गई, ओके। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या समझ आ रहा है? सिंपल सा मतलब है भाई कि सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, लॉ के लिए सभी एक बराबर हैं, सभी सेम लेवल पे हैं, ठीक है। लॉ के सामने सभी सेम लेवल पे हैं, सभी सिमिलर पोजीशन पे हैं, कोई लॉ से अबव नहीं है, ठीक है। लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं, समझ आ गया ना? ये एक तरह का कह सकते हैं ये, हाँ पहली बात तो याद रखना कि ये प्रोविज़न यूके का है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएसए का प्रोविज़न है, ओके। पहले तो ये याद रखना यूके का है, ये यूएस का है, और दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों से इंस्पायर होकर बना है ना। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि यूके में है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो कि यूएस में है, ये दोनों को ही मर्ज कर दिया गया आर्टिकल 14 में। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब मैंने बताया कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिमिलर सा मतलब है कि जो इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, इक्वल हालात में, बराबर के हालातों में सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी लॉ से अबव नहीं है। सब में देखो नो आ रहा है ना कि नो स्पेशल प्रिविलेज, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो वन इज अबव लॉ। तो ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन द लिटरल सेंस ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसको बोला जाता है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है? ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें स्टेट को ये बोला गया है कि आप सिमिलर सिचुएशन में लोगों को सिमिलरली ट्रीट करोगे, ठीक है। इक्वालिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप सभी को बिल्कुल एक बराबर ही ट्रीट करोगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब इक्वल सर्कमस्टांसेस में सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, तो उसको तो डिफरेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके हालात अलग हैं, उसकी सिचुएशन अलग है। तो इसलिए सिमिलर सिचुएशन में लोगों को सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जितने भी दिव्यांग हैं उन सबको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जितने भी नॉर्मल लोग हैं उन सबको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, ठीक है। तो आई होप आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में डिफरेंस समझ आया होगा। याद रखना कि ये यूके का कॉन्सेप्ट है और ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, ओके। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों को ही इन दोनों से मिला के बनाया हमारा आर्टिकल 14। एक साथ 4 रिलीजन एक देश में, 1-4 याद रखना, ओके। आर्टिकल 15 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोहिबिट करता है। कौन से हैं? RRCSP याद रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। किसी के धर्म के आधार पे, ठीक है, किसी की एथनिसिटी के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे, किसी के लिंग के आधार पे, किसी के जन्मस्थान के आधार पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। RRCSP हमेशा याद रखना आर्टिकल 15 में, क्योंकि आर्टिकल 15 है तो एक साथ 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है आर्टिकल 15। 5 क्या है? 1 2 3 4 5 RRCSP, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है ना। तो एक साथ आपको 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से कौन बचा रहा है? आर्टिकल 15, राइट, समझ आ गया। आर्टिकल 16 क्या करता है? आर्टिकल 16 आपको अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी देता है। आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलना है, आप कहीं रोज़गार ढूंढ रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। याद रखना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये आर्टिकल 16 है। कैसे याद रखोगे? 1-6 यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस तरह से याद रखना। 1-6 बात करता है अपॉर्चुनिटी की, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 1-4 1-5 1-6, आई होप ये तीनों आपके क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की। 17 यानी सब तरह की अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। 17 यानी सब तरह, ओके। आर्टिकल 18 बात करता है, आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल्स को अबॉलिश करने की। कोई भी मिलिट्री या अकेडमिक टाइटल्स के अलावा कोई अपने नाम के पहले कोई टाइटल नहीं लगा सकता, नाम के पहले या बाद में, राइट। कोई टाइटल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 18 अपना टाइटल हटा रहा, टाइटल हटा रहा है अपना। आर्टिकल 18 टाइटल हटा रहा, आर्टिकल 18 टाइटल हटा रहा, इस तरह याद रखोगे तो याद रहेगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 14 से 15 16 17 18 ये सब पहली बात तो याद हो गए होंगे और इनका मतलब समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो टाइटल्स वाला आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन थोड़ा और अलग तरीके के आते हैं, तो इसको जान लो थोड़ा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा स्टेट है, आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, जो रिजीम है, वो कभी भी किसी को कोई ऐसे क्लास ऑफ पीपल खड़ा नहीं कर सकता जो कि सिर्फ अपने टाइटल की वजह से सुपीरियर साउंड करें।
हमारे समाज में सभी एक बराबर है, किसी को ऐसे टाइटल गवर्नमेंट नहीं दे सकती जिससे वो सुपीरियर साउंड करे, ठीक है। मतलब स्टेट कभी किसी पे टाइटल नहीं दे सकती है, जैसे कि किसी को राजा बोल देना, महाराजा बोल देना, सर बोल देना, राय बहादुर बोल देना, ये सब अलाउड नहीं है। इससे आर्टिफिशियल तरीके की एक सोशल हायरार्की क्रिएट होती है समाज में, जो कि कुछ लोगों को सुपीरियर साउंड करती है, जबकि इनके पास रियल में कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो पर्पस क्या है, ऐसी किसी भी आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी को बंद करना, ख़त्म करना। हाँ, यहाँ पे मिलिट्री टाइटल है, एकेडमिक टाइटल से खुद कमाया है उन टाइटल्स को मेहनत करके, तो बात अलग है, ठीक है। जैसे मेजर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, डॉक्टर लगा सकते हैं, ये सब अलाउड है, बिकॉज ये इन्होंने मेहनत करी, इनके पास डिग्री है, इनके पास वो काबिलियत है, तो दैट इज़ अलाउड, ओके। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स आर अलाउड, बट ऐसे टाइटल्स अलाउड नहीं भाई। राय बहादुर जैसे पहले अंग्रेज देते थे लोगों को बहलाने के लिए, अपने अपने खेमे में लाने के लिए अंग्रेज लोगों को टाइटल्स दिया करते थे, तो उस चीज़ को अबॉलिश किया गया। गवर्नमेंट किसी को टाइटल देके अपने फेवर में ना कर ले, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो कभी भी किसी फॉरेन स्टेट के टाइटल्स नहीं अडॉप्ट कर सकते। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल लेकर आके यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ कल को आपको जापान बुलाए और बोले कि आपको हम एक टाइटल देना चाहेंगे, इंडियन सिटीजन के तौर पे आपको एक टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है, ऑफिशियली, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 के तहत आप किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि जो नॉन सिटीजन है, ठीक है, अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है, वो हमारे स्टेट के अंदर कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, अगर उसको कोई फॉरेन टाइटल चाहिए तो उसको पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी आर्टिकल 18 में बोला गया है। बाकी कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, राइट, वो कभी भी किसी से कोई गिफ्ट नहीं ले सकता, किसी फॉरेन स्टेट से कोई एमॉल्यूमेंट्स नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। ये सारी चीज़ें ली गई हैं आर्टिकल 18 के तहत, ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना। आर्टिकल 18 से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको सारे प्रोविजन बता दिए हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या ये जो भारत रत्न दिए जाते हैं, ये जो पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, क्या इनको भी आर्टिकल 18 के तहत प्रोहिबिट किया गया? क्योंकि आप तो आए दिन सुनते भाई पद्म अवार्डी आ गई हैं, पद्म भारत रत्न अवार्डी हैं, ये ऐसे बोलते हैं लोग, राइट। तो यहाँ पे आंसर है नो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो टाइटल्स नहीं हैं। आर्टिकल 18 के तहत नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो टाइटल्स नहीं हैं, ठीक है। हाँ, बट आप उन अवार्ड्स को अपने नेम के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे नहीं लगा सकते, ठीक है। बट भारत रत्न देना अलाउड है, पद्म विभूषण देना अलाउड है, पद्म भूषण देना अलाउड है, पद्मश्री देना अलाउड है। लेकिन अब मेरा नाम सौरभ सिंह है, तो मैं कल को ये नहीं कह सकता मुझे पद्मश्री अवार्ड मिल गया अगर, तो मैं हमेशा अपने नाम के आगे नहीं लिख सकता कि भाई पद्मश्री सौरभ सिंह आ गए, राइट। ये चीज़ आप लोग सिर्फ कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में लिख दो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन मैं अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता कि भाई पद्मश्री सौरभ सिंह आ गया, राइट। बाकी वो आपके ऊपर है, आप कमेंट में क्या लिखते हो, भाई भारत रत्न सौरभ सिंह, ठीक है, पद्म विभूषण सौरभ सिंह, पद्म भूषण सौरभ सिंह या पद्मश्री सौरभ सिंह, वो आपके ऊपर है, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। याद रखना आर्टिकल 19 से 22 तक फ्रीडम की बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 तक बात करता है फ्रीडम की, ये याद रखेगा तो आपको बस 19, 20, 21, 22 ये तो याद ही रहेंगे, राइट। बट याद रखना आर्टिकल 19 से 22 तक बात की जाती है फ्रीडम की। कैसे याद रखोगे? 18 साल की उम्र तक आप घर में रहते थे, सब कुछ इक्वल ट्रीटमेंट मिलता, सब कुछ सही था, ठीक है। तो 14 से 18 तो इक्वालिटी का हो गया था। बट जैसे ही 18 साल के आप हो जाते हो, 19 साल की उम्र में आप कॉलेज में जाते हो, और वो 4 साल जो आप कॉलेज में बिताते हो ना, 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22, वो होते हैं आपके फ्रीडम के दिन। इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा कि 19 से 22 साल तक हम फ्री रहते हैं, हमेशा बिल्कुल कॉलेज में मस्ती करते हैं, अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं पहली बार, तो वो होता है हमारा फ्रीडम का फेज़ 19 से 22 साल तक। इस तरह से 19 से 22 फ्रीडम है, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी फ्रीडम से जुड़े हुए आर्टिकल हैं 19 से 22, बट अलग अलग हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 राइट्स देता है, ठीक है। जो 6 राइट्स देता है, मेन फंडामेंटल राइट्स का कोर यही है, ठीक है। तो ये 6 कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के, पहली बात तो याद रखें 6 राइट्स जो दिए गए हैं ये हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत दिए गए हैं, ओके। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत हमें ये 6 राइट्स दिए गए हैं, ओके। अब 6 राइट्स हैं, यानी कि ABCDEG, ओके। F नहीं है, G, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा दिया गया था ना। तो ABCDEG इस तरीके से लिख लो पहले तो, ABCDEG, तो 6 हो गए, ठीक है। 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 सबके आगे रहेगा, बट ABCDEG ये रहेगा, ओके। सो अब जब ये रहेगा, ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो गई, ABCDEG तो लिख लोगे। इसके बाद ये सीक्वेंस याद रखना ईजी है कि किसके आगे क्या है, क्योंकि कई बार ना मैच करने को दे देता है। तो ये कैसे याद रखोगे? आर्टिकल पहले देख लो। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी बोलता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स।
आर्टिकल 19(1)(c) बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी बोलता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई में क्या बोला गया है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड जी में क्या बोला गया है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सो कैसे याद रखोगे इनकी सीक्वेंस क्रोनोलॉजी, इसलिए याद करने के लिए हमेशा ABCDEG लिख लेना। उसके बाद जो सीक्वेंस बता रहा हूँ हमेशा याद रहेगी आपको, अभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले याद रखना बस कि आपको स्पीच का फ्रीडम दिया गया है। आप कहीं भी जाके स्पीच दे सकते हो, पहली बात तो कुछ भी बोल सकते हो। स्पीच कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हो आप। स्पीच अनलिमिटेड नहीं है वो, अगेन रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, बट सबसे पहला राइट है वो स्पीच का है। ओके, तो स्पीच का राइट अगर है तो कुछ लोग आपकी स्पीच सुनने के लिए पीसफुली असेंबल भी हो सकते हैं। आप स्पीच दे रहे हो, कुछ लोग आके असेंबल हो गए। अब स्पीच हुई, लोग आके खड़े हुए, आपकी बातें सुनी, उसके बाद डिसाइड हुआ भाई हम लोग इतने लोग खड़े ही हो ही गए हैं तो आओ थोड़ा एसोसिएशन वगैरह बना लिया जाए, एक एसोसिएशन बना लिया जाए, राइट। अब लो भाई एसोसिएशन बन गया एक, ठीक है। एसोसिएशन बन गया, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, जहाँ से आए थे अपने देश से, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। जहाँ से जो आए अपनी अपने टेरिटरी में चला जाए वापस, अपने अपने टेरिटरी में लोग वापस चले गए। अब जब अलग अलग चले गए हैं तो वहाँ पे जाके रहेंगे, सेटल होंगे, अपने घर में रिसाइड करेंगे, सेटल करेंगे। तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अलग अलग चले गए, अब रहेंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब कहीं पे रह रहे हो, सेटल हो, तो वहाँ पे कुछ तो प्रोफेशन करना पड़ेगा ना पैसे कमाने के लिए, तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। बस इतना ही है, हो गए 6 राइट याद। स्पीच दी, लोग असेंबल हुए, एसोसिएशन फॉर्म हो गया, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर अपने अपने जगह चले गए पूरे देश में, जाके वहाँ पे रहने लगे, सेटल हो गए और वहाँ पे एक प्रोफेशन करने लगे। इतना ही है ये 6, ABCDEG लिख लेना। उसके बाद ये लाइन से याद रखना, ठीक है, कि आप खड़े हो सकते हो, स्पीच, असेंबल पीसफुली, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हो, पूरे देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो पूरे देश में, कहीं भी सेटल हो सकते हो, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, राइट। तो ये आर्टिकल 19, आपको आर्टिकल 19 के सारे प्रोविजन इस सीक्वेंस पे याद होना चाहिए, क्योंकि ABCDEG को अक्सर मैच करने को देता है। अगर आपको ये हायरार्की याद रहेगी तो आपको ये आर्टिकल्स भी याद रहेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आपको किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, उसमें आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है। आप पे कोई इल्ज़ाम लगा, कोई ऑफेंस किया आपने, उसके लिए आपको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है एज अ फंडामेंटल राइट, ये चीज़ आर्टिकल 20 में बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 कन्विक्ट, 20 कन्विक्ट, थोड़ा एक जैसा साउंड कर रहा है ना, 20 कन्विक्ट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो याद रखना। वैसे तो देखो मैंने 19 to 22 बता ही दिया कि आपके आज़ादी के दिन है, आपके घूमने फिरने के दिन होते हैं, तो फ्रीडम हो गया, राइट। क्या हो गया आपका फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करते हो, तो 19, 20, 21, 22 ये तो याद ही रहेगा आपको, फ्रीडम का है। फिर भी अगर स्पेसिफिकली याद रखना है तो 19 तो पता ही है, 6 राइट से पहले 7 हुआ करते थे, F वाला हटा दिया गया क्योंकि वो प्रॉपर्टी वाला था, वो लीगल राइट बन गया, तो अभी 6 ही हैं, 6 राइट्स आर्टिकल 19 के तहत है। और 20 कन्विक्शन से प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोटेक्शन मिलती है आपको जब आप कन्विक्ट होते हो? तो आसान भाषा में याद रखो कि आर्टिकल 20 हमें किसी भी तरह के अनफेयर, ठीक है, अनफेयर या फिर कह लो गलत तरीके से आपको कोई क्रिमिनल पनिशमेंट देना चाहे उससे बचाता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, EFPL, DJ और SI। क्या मतलब है इसका EFPL, DJ, SI का? इसका सिंपल सा मतलब है कि पहली बात तो एक्स पोस्ट फैक्टो, देखो सबके सामने क्रॉस लगा है, मतलब ये 3 चीज़ों से आपको बचाता है। ये 3 चीज़ें कोई आपके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। याद रखना, कभी आपके पे इल्ज़ाम लगे, आपको कन्विक्ट ठहराया जाए, तो आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें नहीं कर सकता ये आपके साथ, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा हो, बट ये राइट्स आपको पता होने चाहिए। पहला तो EPFL, मतलब कोई भी आपने सपोज़ काम किया आज, ठीक है, आज आपने जो काम किया वो इलीगल नहीं है, वो इलीगल नहीं है, वो चीज़ लीगली करेक्ट है। आज आपने जो काम किया है वो लीगली करेक्ट है। आज के 5 साल बाद इस चीज़ पे कानून बन जाए कि ये चीज़ अब कोई करेगा तो इलीगल है, तो 5 साल बाद कानून बना है। अब कोई आके आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता कि 5 साल पहले आपने वो काम किया था भाई जो आज इलीगल हो गया। तो इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई पीछे जाके आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता कि आपने 10 साल पहले ये क्राइम किया था, उस टाइम भले वो क्राइम ना रहा हो, लेकिन आज तो कानून बन गया है तो ये क्राइम है तो आपको पकड़ा जाएगा। नहीं, जिस टाइम आपने जो एक्शन किया है उस टाइम अगर वो क्राइम है लीगली, अगर वो इलीगल है तभी आपको सज़ा होगी। कोई आपको पुरानी चीज़ों के लिए दोषी आज नहीं ठहरा सकता, ठीक है, कि जो चीज़ आपने जब की थी तो उस टाइम तो लीगल ही थी ना, कानून तो अब बना है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आसान भाषा में, क्राइम किया था यस्टरडे, तब ये चीज़ लीगल थी, आज भले ही अगले ही दिन कानून बन गया, अब ये चीज़ इलीगल है, तो आप तो यस्टरडे कर चुके हो, तब तो ये लीगल था,
आज कानून बना है, आज लीगल है, आज इलीगल हुआ है, बट कल तो ये लीगल था जब आपने किया ना, तो आज आप उसकी सज़ा आपको नहीं मिल सकती। तो EPFL याद रखना। ओके, साथ ही साथ नो डीजे, डीजे मतलब डबल जेपार्डी। ठीक है, आपको एक ही गुनाह के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको एक गुनाह के लिए एक बार सज़ा मिल गई है तो बस उस चीज़ के लिए आपको फिर से पनिश नहीं किया जा सकता। तो डबल जेपार्डी, 2 बार पनिशमेंट देना अलाउड नहीं है। ठीक है, तीसरा है SI का मतलब क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी राइट है। आपको कोई खुद के खिलाफ ही गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपके ऊपर भले ही बहुत गंभीर आरोप लगे हों, ठीक है, लेकिन सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट है। ठीक है, आपको अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो आपके ऊपर कोई भी पुलिस वाला आपको फोर्स नहीं कर सकता कि अपने खिलाफ ही गवाही दो तुम। ठीक है, अपने खिलाफ ही गवाह बन जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ कोई नहीं कह सकता आपसे, आपको कन्फेस करना ही पड़ेगा कि आपने क्राइम किया, जब तक प्रूव ना हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आपको फोर्स्ड कन्फेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तो ये 3 राइट्स हैं आपके पास जो कि आपको आर्टिकल 20 के तहत मिलते हैं। ये चीज़ें याद समझ आ गई। EPFL, DJ और SI तीनों चीज़ें लिख लें, तीनों चीज़ें अलाउड नहीं हैं। ओके, बात आती है आर्टिकल 21 की। सबको पता है इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगेन आप घटना चक्र के जब MCQs करोगे, अभी जाके इस लेक्चर के बाद करना ज़रूर, तभी इस वॉर रूम सीरीज़ का फ़ायदा असली उठा पाओगे। कि अगर आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो उसके बाद जाके घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। राइट, शाम को क्विज तो अटेंड करते ही हो, तो क्यों ना अपनी पूरी पढ़ाई का बेस इससे ही बना दो, इसको एक घटना चक्र फिनिश करने का एक तरीका मान लो, है ना। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा लगातार बढ़ाया है कि क्या क्या चीज़ें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आती हैं, है ना। इसमें डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए घटना चक्र में जाना ज़रूर और देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, फिलहाल याद रखो आर्टिकल 21 बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा आर्टिकल है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ये भी याद रखना। और आर्टिकल 22 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। ठीक है, कोई भी आपको अरेस्ट करने आए, आपके पास पहली बात 3 चीज़ों को जानने का हक है, रीज़न, लॉयर, मजिस्ट्रेट, 3 चीज़ें। ठीक है, RLM 3 चीज़ें जानने का हक है। आर्टिकल 22 में कोई आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता। पहले आप उससे पूछ सकते हो रीज़न क्या है भाई, रिटर्न में मुझे रीज़न दीजिए। दूसरी चीज़, मेरा लॉयर कहाँ है, ये भी आपके पास हक है। और तीसरा चीज़, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है। ठीक है, ये जो 24 घंटे हैं इसमें आपका जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आना जाना। ठीक है, पुलिस लेके कहीं वैन पर जा रही है, तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट सामने प्रेजेंट किया जाए, ये आपका हक है। ऐसे नहीं जेल में नहीं पड़ेगा 48 घंटे तक। ठीक है, 3 चीज़ें, कोई आपको अरेस्ट कर रहा है, डिटेन कर रहा है, तो आपके पास आर्टिकल 22 के तहत हक है। पहले तो रीज़न बताओ मुझे, क्यों अरेस्ट किया है, क्यों डिटेन किया है। दूसरा चीज़, मेरा लॉयर कहाँ है। और तीसरा चीज़, 24 घंटे के अंदर मुझे आप मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में प्रेजेंट करिए, ताकि वहाँ मैं अपनी बात रख पाऊँ। ये 3 चीज़ें आपका फंडामेंटल राइट है, याद रखना। आर्टिकल 19 से 22 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। राइट, एक चीज़ मुझे अब आप कमेंट में बताओगे, आर्टिकल 22 के तहत क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोगों को भी राहत मिलती है? क्या जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अंदर लिया जा रहा है, क्या उनके पास भी ये हक है आर्टिकल 22 वाले? ये चीज़ आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे याद रखोगे कि 23, 24 हमारे एक्सप्लॉयटेशन से डील करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन होता कितने तरीके का है? पहली बात तो आपसे फोर्स लेवर करवाया जा रहा है, आपसे ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, इलीगल तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा है इंसानों को, फोर्स लेबर करवाया जा रहा है या फिर चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। ये 3 तरीके के एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली होते हैं। इन तीनों से ही हमें सुरक्षा देता है आर्टिकल 23, 24। जो आर्टिकल 23 है वो हमें ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से बचाता है, और आर्टिकल 24 जो है वो हमें चाइल्ड लेबर से बचाता है। ठीक है, तो 2 आर्टिकल और 3 एक्सप्लॉयटेशन से प्रोविज़न मिल रही है। ठीक है, तो याद रखना 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। जब आपका 19 से 22 साल आप कॉलेज में खूब मस्ती करते हो, उसके बाद जब आप 23 साल में होते हो ना, आप ग्रेजुएट तो हो गए, अब कहीं जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल भी रही है तो कंपनीज आपको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, 18 घंटे काम करवा के कम पैसे दे रही हैं। तो आपको लगता है भाई जितना मैंने 4 साल आज़ादी की, अब ये कंपनीज़ जो है ना 1-2 साल में आपको रियलाइज़ हो जाता है 23-24 साल में, भाई ये तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा, जितना हमने वर्क किया उतना हमें रेम्युनरेशन उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। तो आपको एक्सप्लॉइट करती हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज़। अगेन ये सब सिर्फ याद कराने के लिए कह रहा हूँ, डोंट टेक इट वेरी लिटरली। ठीक है, तो 23, 24 जो है वो क्या हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है आपका वर्क फोर्स में आने के बाद। राइट, तो 23, 24 याद रखना ये चीज़ कि एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब आप जॉब करना शुरू कर चुके हो। आपकी आज़ादी के दिन जो 19 से 22 साल के थे वो खत्म हो गए, फ्रीडम ओवर। अब थोड़ा सा एक्सप्लॉइट होने की बारी आ जाती है 23 और 24 साल में, है ना। तो इस तरह से 23 और 24 याद रखना। आर्टिकल 23 जो है
वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्शन देता है। बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स को किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट करना अलाउड नहीं है फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स से कम और बच्चों के, यहाँ पे 16 लिख दे एग्जामिनर, 15 लिख दे तो गलत होगा, ठीक है। याद रखना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, यानी कि चाइल्ड लेबर देखते ही करेक्ट मार के आ गए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज़ वगैरह में एम्प्लॉयमेंट करने से रोकता है। 24 क्लियर हो गया है ना। तो हमने सारे आर्टिकल देख लिए 14 से 24 तक। अभी तक हमने 10 आर्टिकल कवर कर लिए, और 12 और 13 तो कवर कर ही लिया था, स्टेट एंड जुडिशल रिव्यू वाला, राइट। आर्टिकल 25 से 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने धर्म कोई भी धर्म फॉलो करें, कोई भी धर्म हम अपना उसको रक्षा करें, उसके प्रमोशन करें, उसको प्रोफेस करें, इन सब चीज़ों का हमें हक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट। तो ये चीज़ 25 से 28 तक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को कि हमें 23 और 24 साल में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह में जाने लगते हैं, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो इंसान कहाँ जाता है फिर, भगवान के शरण में जाता है। आप थोड़ा सा रिलीजन फॉलो करेंगे तो 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28, 3-4 साल वो खूब भगवान का पूजा पाठ करना शुरू करता है। भाई करियर में ग्रोथ करनी है, शादी करनी है, कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ 23 और 24 साल में बुरी तरह एक्सप्लॉइट हो गए। 25 से लेकर 28 तक भगवान की पूजा पाठ करेंगे, साथ साथ मेहनत करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो 25, 26, 27, 28 ये सब क्या हैं आपके, ये हैं आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। 4 साल फिर आपने, जैसे 19 से 22 साल तक तो आपने 4 साल मस्ती करी, फ्रीडम एंजॉय करी। 23 और 24 साल में 2 साल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, भागे भगवान की तरफ, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज़ें ऐसे लिंक करके याद रखना। ये जो मैं वर्ड कनेक्शन, ये जो ट्रिक्स आपको बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम तक ये ट्रिक याद रखनी ज़रूरी है। ये इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ी देर इन चीज़ों पे फोकस करके अटेंशन यहाँ पे दो। अगर नहीं बताऊँगा तो मुझे पता है आप सुन के निकल लोगे। यहाँ पे आपके जब फोकस जाएगी इन वर्ड्स पे, इन आर्टिकल्स पे, थोड़ी देर आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए ये वर्ड कनेक्शन से ये ट्रिक्स एग्जाम हॉल में भले ना याद रहें, लेकिन ये अभी आपको हेल्प करते हैं चीज़ों पे फोकस करवाने के लिए, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। अगर आप यहाँ पे अटेंशन देके अच्छे से पढ़ लोगे अभी तो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने टाइम स्पेंड किया ना आपने, कि आपने 19 से 22 याद किया, फिर 23-24 याद किया, फिर 25 से 28 याद किया, 3-4 बार हमने इसको रिपीट किया, तो ऐसे लंबे समय तक चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर रहेंगी, ओके। एग्जाम में आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये चीज़ें बिना ट्रिक के आपको फ्लॉलेसली याद आएंगी, ओके। सो दैट्स हाउ दीज वर्ड कनेक्शंस एक्चुअली वर्क्स। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या राइट्स हैं? 25 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PPPMTT, इसका मतलब क्या है भाई? 25 में हमें तीन राइट मिले हैं, PPP, प्रोफेस, प्रमोट एंड प्रोपगेट और रिलीजन, राइट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, ये 3 चीज़ें आर्टिकल 25 से मिलती हैं कि हमारा जो रिलीजन है, हर पर्सन के पास वो राइट है कि अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके। यानी कि प्रोफेस करने का मतलब क्या है? डिक्लेयर कर सके कि मेरा ये रिलीजन है, किसी से डरे बिना ओपनली डिक्लेयर कर सकता है कोई भी कि भाई मेरा ये रिलीजन है, मतलब प्रोफेस कर रहा है। PPP, दूसरा P क्या है? प्रैक्टिस कर सकता है वो अपने रिलीजन को, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो भी रिचुअल्स हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है इंसान अपने धर्म के हिसाब से। तो हमें अपने धर्म को प्रोफेस करना भी अलाउड है और प्रैक्टिस करना भी अलाउड है। अलाउड नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और तीसरा, प्रोपगेट करना, अपने धर्म को, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को स्प्रेड करना भी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। स्प्रेड करने में अगेन किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है, बट स्प्रेड करना अलाउड है। अपने रिलीजन के बारे में, अपने आइडियाज़ को समाज में फैलाना, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये आपका संवैधानिक हक है, फंडामेंटल राइट है। तो PPP याद रखना। आर्टिकल 25 क्या है? 25 है PPP, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, ओके। ये 3 राइट PPP के अंडर आते हैं। अगेन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ओके। पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच करके, मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, कहीं पे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हेल्थ का नाम क्यों लिया? क्योंकि जैन में एक प्रैक्टिस होती है सरले खाना या संथल करके, कुछ संथारा करके प्रैक्टिस होती है, जिसमें जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो अपनी एज जब उनकी हो जाती है तो अनलिमिटेड फास्टिंग करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती थी। इस प्रैक्टिस को राजस्थान हाई कोर्ट में बोला गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 के तहत आपको मरने का हक नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन। तो आर्टिकल 25 हेल्थ, कहीं ना कहीं हेल्थ उसमें इंक्लूडेड है, सब्जेक्टेड टू द मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। तो आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आर्टिकल राइट टू डाई इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 25 हमें राइट टू डाई नहीं देता है। अगर राइट टू डाई विद डिग्निटी कहीं पे हक है तो आर्टिकल 21 के तहत है कि डिग्निटी के साथ हमें राइट टू डाई है, राइट, डिग्निटी के साथ, वो यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, आगे कभी पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल 21। वैसे जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिफरेंट देखोगे तो आर्टिकल 21 वगैरह समझ आएगा राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या है। बट याद रखना आर्टिकल 25 के तहत कहीं भी राइट टू डाई अलाउड नहीं है। ओके, तो पी तो है, बट पी के तहत आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ ऑल्सो। ओके, ये सब चीज़ें याद रखना। ओके, हर जो हमारे पास राइट्स है, कोई भी राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, सब पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ओके, अब आपका काम है देखना कि कौन से राइट पे भाई क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे, मेनली यही सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, सो इसके अलावा आते हैं आर्टिकल 26 पे। 26 बात करता है एम, आपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर लिया, प्रोफेस कर लिया, प्रोपेगेट कर लिया। अब आता है आर्टिकल 26, अब आप अपने रिलीजन को मैनेज कैसे करोगे, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कोई भी रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना है तो मैनेज कर सकता है अपने तरीके से, है ना। आपने बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स देखे होंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशंस देखे होंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे जो अपने तरीके से अपने रिलीजन को मैनेज करते हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करना रिलीजन को, वो आर्टिकल 26 हक देता है। 27 क्या है, टैक्स, नो टैक्स फॉर रिलीजन। रिलीजन के लिए आप कहीं टैक्स पे करने को बोले तो वो इलीगल है, आपको कहीं टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं रिलीजन के लिए कभी भी। ठीक है, और आर्टिकल 28 का ये टी क्या है, टीचिंग यानी स्कूल्स वगैरह में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उनको लेकर रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको स्टेट के द्वारा रिकग्नाइज़ किया गया है या स्टेट के द्वारा जिनमें फंडिंग आती है, वहाँ पे कभी भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और यहीं पे हमारे देश में बेसिक आता है सेकुलरिज्म का। जो लोग बोलते हैं ना सेकुलरिज्म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 28 यही तो है। ठीक है, 25 से 28 इनफैक्ट पूरा ही यही है। 28 में बोला गया है कि कोई भी स्टेट है, स्टेट से द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कभी भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए नहीं जा सकते हैं अगर वो स्टेट के द्वारा फंडेड है तो फिर। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में जो कि गवर्नमेंट की मनी से चल रहे हैं, वहाँ पे कभी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। ओके, हाँ, अगर कोई अपने ट्रस्ट के बेसिस पे अपने एंडोमेंट से चला रहा है अपने इंस्टीट्यूशन को, वहाँ पे अलाउड है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है, वहाँ पे भी किसी भी स्टूडेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि उस जगह पे पार्टिसिपेट करिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करिए, या फिर बिना उनकी कंसेंट के उनसे वर्शिप करवाई जाए, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। तो ये सारी थोड़ी सी नेटिविटीज याद रखना। ऑल्दो ये सब यूपीएससी में उतना डीप में पूछता है, यूपीपीएससी में नहीं, आपको बस पता होना चाहिए क्या 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 है। तो हमने देख लिया 25 से 28, 25 में पीपीपी है, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपेगेट। 26 में मैनेज कैसे करो रिलीजन, तो एम। और 27 में कोई टैक्स पे नहीं करना है रिलीजन के लिए। और 28 में टीचिंग, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में टीचिंग अलाउड नहीं है रिलीजन की। ठीक है, तो 25 से 28 आई होप को क्लियर हो गया होगा। याद रखना पीपीपी 3 बार है, फिर एम है और फिर टीटी है। ओके, तो 25 से 28 आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 29 और 30 हमारे माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, तो याद रखना 29-30 माइनॉरिटी, 29-30 माइनॉरिटी, यहाँ से बोलोगे तो याद रहेगा। 29-30 हमें माइनॉरिटीज़ जो हमारे देश में जो भी माइनॉरिटी हैं उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इतने बेसिक हमारे राइट थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें B.R. अम्बेडकर ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हुआ तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये नहीं कि पहले लोअर जुडिशरी में गए फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्ट करता है, गार्जियन है फंडामेंटल राइट का सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ही तो प्रोटेक्टर है, उसके तहत तो गार्जियन बना है। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने बोला कि दिस इज द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एट द वेरी हार्ट ऑफ इट, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 32 को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना गया है। ओके, याद रखना सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का लगेगा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं कई तरीके की। अभी आगे हम रिट्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करेंगे, चाहे हैबियस कॉर्पस हो चाहे मैंडेमस हो, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेट इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट अगर रेट इशू करेंगे अंडर आर्टिकल 226, तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए तो रेट इशू कर ही सकते हैं, बट हाई कोर्ट और भी मुद्दों के लिए रेट इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो रेट इशू करने का जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बस भले फैसला पूरे देश में लागू होगा, हाई कोर्ट का उनके स्टेट में लागू होगा, बट वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को रेट इशू करने का हक सिर्फ
फंडामेंटल राइट्स के मामले में है, लेकिन हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने का हक ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में है बल्कि ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, याद रखना इस चीज़ को। ओके, टेरिटरी वाइज देखा जाएगा तब तो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे देश में लागू होगा, हाई कोर्ट का जो फैसला है सिर्फ उसी स्टेट में लागू होगा जहाँ हाई कोर्ट है। बट अगर राइट्स के वाइज देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो लीगल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ज़्यादा है रिट्स इशू करने के मामले में। याद रखना आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल है। अब हम देखते हैं कौन सी 5 तरीके के रिट्स हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं अंदर रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स ऑफ 32 एंड 226। तो सबसे पहली जो रेट है वो है हैबियस कॉर्पस, फिर दूसरी है मैंडमस, उसके बाद है प्रोहिबिशन, देन सर्ट्यूरी एंड द फिफ्थ वन इज क्यू वारंटो। इन सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, ये 5 तरीके के। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है भाई? टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये जो हैबियस कॉर्पस हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब क्या है भाई? बॉडी को प्रोड्यूस करो। किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है अगर, तो उसको मेरे सामने लाओ, ये कोर्ट बोलता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मेरे सामने क्यों नहीं लाया? तो ये जो हैबियस कॉर्पस है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, और प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी, अगर किसी ने किसी को डिटेन किया है तो फिर कि भाई बॉडी लाइए आप मेरे सामने, कोर्ट के सामने, ठीक है। अगर ये डिटेंशन इलीगल पाया गया तो फिर पर्सन आज़ाद है, उसको खुला छोड़ दिया जाएगा। तो इस रेट को बोला जाता है बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन। कोई भी किसी को आर्बिट्रेरी तरीके से, गलत तरीके से डिटेन करके नहीं रख सकता है। अगर वो डिटेंशन कोर्ट में इलीगल पाया गया तो वो पर्सन आज़ाद हो जाएगा। सपोज़ कोई राहुल नाम का बंदा है, पुलिस ने उसको इलीगली डिटेन कर लिया है, ठीक है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दिया। अब राहुल की फैमिली कोर्ट जा सकती है, भाई हैबियस कॉर्पस के तहत रिट इशू करिए और राहुल को फ्री छोड़िए, ठीक है। तो कोर्ट जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट रिट इशू करेगा कि भाई ऐसे कैसे आपने राहुल को डिटेन कर रखा, हमारे सामने बॉडी लाइए, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इट्स अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट। ऐसे ही देखो, ये तो याद करना ही दिया ना, हैबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी ऑफ, हैव दोनों में आ रहा है, तो याद रखना। मैंडमस मतलब वी कमांड। व्हाट इज वी कमांड? क्या कमांड दे रहे हैं कोर्ट किसी को कमांड दे रहे हैं मैंडमस के तहत, राइट। ये भी याद रखना ही दिया होगा, मैंड दोनों में आ रहा है, मैंड। तो मैंडमस मतलब वी कमांड। क्या कमांड आ रहा है भाई? कोर्ट का कमांड आ रहा है। सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, उसकी लीगल ड्यूटी है कुछ करने की, लेकिन वो अपनी लीगल ड्यूटी से मना कर देता है, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कोर्ट क्या कहता है? डू योर ड्यूटी, हम आपको कमांड दे रहे हैं, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी। तो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको ये मतलब करना पड़ेगा जो भी उसकी ड्यूटी है, राइट। अगर वो मना नहीं कर सकता है। अब ये कमांड किसी को भी दिया जा सकता है भाई, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई पब्लिक बॉडी है, कोई भी कॉर्पोरेशन है, कोई इन्फीरियर कोर्ट है, कोई ट्राइब्यूनल है, या गवर्नमेंट सिंपली। कोर्ट उनसे कह सकता है हम आपको कमांड दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हैं, आप मना नहीं कर सकते ड्यूटी परफॉर्म करने से। तो मैंडमस के तहत ये चीज़ इशू हो सकती है, राइट। सपोज आपकी किसी सरकारी ऑफिस में गए कोई सर्टिफिकेट इशू करवाने, वो आपको सर्टिफिकेट इशू ही नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हो कि भाई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंडमस ये है कि कोर्ट कमांड देता है, वी कमांड टू परफॉर्म योर ड्यूटी। ओके, सो आई होप आपको हैबियस कॉर्पस और मैंडमस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है भाई? रुको, स्टॉप। प्रोहिबिट करना किसी को, फॉरबिड। तो प्रोहिबिट, फॉरबिड याद रखना, टू फॉरबिड, प्रोहिबिट, फॉरबिड या टू प्रोहिबिट, किसी को रोकना। कौन किसको किससे रोक रहा है? ये एक्चुअली हायर कोर्ट्स इशू करते हैं लोअर कोर्ट्स को, ठीक है, कि आप अपने जुरिसडिक्शन को एक्सीड करने वाले केसेस मत सुनिए, आप केसेस को मत लीजिए, ठीक है। आपका हक नहीं है उस केस को सुनने का, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप इस केस को सुन सकें। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सपोज कोई ट्राइब्यूनल है, उसने जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर लिया है भाई टैक्स रिलेटेड मैटर पे, ठीक है, और हियरिंग शुरू कर देता है उस मैटर पे, लेकिन उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है टैक्स वगैरह को डिस्कस करने की, उसकी सुनवाई करने की। तो जो हायर कोर्ट है, सपोज हाई कोर्ट ने लोअर ट्राइब्यूनल को ऑर्डर दे दिया, भाई ये कैसे कर रहे हो आप, टैक्स वगैरह के मुद्दे पे कहाँ हियरिंग कर रहे हो, तो प्रोहिबिट करना, ठीक है। कोई भी चीज़ लोअर कोर्ट अगर अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा चीज़ें को असर करने की कोशिश करे, उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, उस पर सुनवाई करने की कोशिश करे, जो कि उसके हक में भी नहीं है, उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है, तो ऊपर के कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट कर सकते हैं ऐसा करने से, ठीक है। तो प्रोहिबिशन इसके लिए है। सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड, देखो ये बहुत आसान है, सर्टी दोनों में आ रहा है, सर्टी तो याद रखना है इसको। क्या सर्टिफाई कर रहे हो भाई? क्या है ये? सर्टिफाइड मतलब इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ये भी जो है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट की तरफ जाता है। याद रखना कि प्रोहिबिशन और सर्चुरी दोनों ही हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये वाला जो हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट पे आता है, क्या आता है भाई? यहाँ पे लोअर कोर्ट ने सपोज कोई ऑर्डर पास कर दिया है, कोई डिसीजन पास कर दिया है, और हायर कोर्ट कहता है भाई आपका ये डिसीजन हम क्वैश कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना प्रोहिबिशन और सर्चुरी में यही डिफरेंस है। प्रोहिबिशन में
कोई डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया नहीं, उसके पहले ही हायर कोर्ट ने मना कर दिया आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप इसको हियरिंग ही मत करिए। सर्टियोरी में डिसीजन लोअर कोर्ट ने दे दिया, लेकिन ऊपर वाले कोर्ट ने उस डिसीजन को ही क्वैश कर दिया, क्योंकि ये जो आपने डिसीजन सुनाया है, इस केस में आपका जुरिडिक्शन था ही नहीं। ठीक है, आपने एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन किया है, आपने एरर और लॉ किया है, आपने सही तरीके से फैसला नहीं सुनाया, तो आपका डिसीजन क्वैश कर देगा ऊपर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का। ठीक है, दिस इज बिफोर डिसीजन, दिस इज आफ्टर डिसीजन, यही डिफरेंस है बेसिकली। तो आई होप आपको प्रोहिबिशन और सर्चुरी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। लास्ट वन इज क्यू वारंटो, आपके पास क्या वारंट है, क्या अथॉरिटी है ऐसा करने की। तो क्यू वारंटो मतलब क्या अथॉरिटी है, क्या वारंट है आपके पास ऐसा करने की। इसका थोड़ा सा अलग है, मतलब कि आप सपोज कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेते हो और ऊपर के कोर्ट आता है, आपके पास क्या अथॉरिटी उस ऑफिस को होल्ड करने की। ठीक है, ये एक पर्सन की लीगल अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला रेट है। ठीक है, सपोज कोई किसी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ जाता है, लेकिन उनके पास जो क्वालिफिकेशंस चाहिए उस ऑफिस बैठने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं है, फ्रॉड तरीके से दिखा दिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि मैं लीगल हूँ। ठीक है, तो बाद में ये कोर्ट में क्यू वारंटो के तहत आ जाते हैं रिट कि भाई आपने कैसे ये अथॉरिटी ली है, आपका तो एलिजिबल ही नहीं हो आप। तो यहाँ पे उसको फिर उस ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। तो क्यू वारंटो मतलब किस वारंट से, किस अथॉरिटी से बैठे हो, शो योर अथॉरिटी। तो आई आपको ये पांचों रेट जो है ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमम, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो, ये सारी समझ आ गई होंगी और याद भी हो गई, बिकॉज याद करना तो बहुत सिंपल है, सबके वर्ड ही एक जैसे हैं, राइट, समझ आ जाते हैं। आगे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स कैसे सस्पेंड होते हैं वो भी जानना जरूरी है। देखो, नॉर्मली तो फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप कोर्ट जा सकते हो कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, देश में इमरजेंसी लगाएगी मतलब उस टाइम फंडामेंटल राइट्स अभी आपके इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मुद्दे हैं, एक तो मुद्दा है आर्टिकल 358 के तहत और एक मुद्दा है आर्टिकल 359 के तहत। इनको आसान भाषा में समझ लो, इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। जो आर्टिकल 358 है वो सिर्फ आर्टिकल 19 से डील करता है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है अगर जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगी है, तो फिर आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट। यानी कि आर्टिकल 19 को बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है, ये बात बोलता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 359 ये बोलता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराने के लिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी देश में लगी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 अगर कोई आपका ब्रीच करे, ठीक है, आर्टिकल 21 कोई ब्रीच करे तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो याद रखना, आर्टिकल 359, 20 और 21 को एक्सेप्शन देने वाला आर्टिकल है, ठीक है। ये चीज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, किसी का आर्टिकल 20 और 21 आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो याद रखना 359 जो है सभी फंडामेंटल राइट्स में आपके कोर्ट जाने के राइट को छीन लेता है, बट आर्टिकल 20, 21 को इंटैक्ट रखता है, ये बात याद रखना, ओके। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बात अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट में कही गई है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट अंडर 20 एंड 21, ठीक है, बाकी सभी सस्पेंड किए जा सकते हैं। 358 डील करता है आर्टिकल 19 से कि आर्टिकल 19 की जो भी प्रोविजन है ना, स्पीच और आपका एसोसिएशन फॉर्म करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं इमरजेंसी के टाइम पे। 358 याद रखना। 359, 20 और 21 को एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। तो 358, 359 डिफरेंस हमेशा याद रखना। 358 में आपको 19 याद आना चाहिए, 359 आपको 20 और 21 याद आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, अगेन आई हैव टोल्ड इट अगेन एंड अगेन, मेरी टेलीग्राम आईडी है @amazing_success, ठीक है, अमेजिंग सक्सेस पे आप मैसेज करोगे मुझे तो आई विल एड्रेस योर डाउट, बट सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाय हेलो और पता नहीं क्या क्या मैसेज आप लोग कर रहे हो वो नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो तो ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट या फिर बैच के एनरोलमेंट रिलेटेड, देन आई विल एड्रेस इट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लगता है रिपीट होगा, तो याद रखना, राइट टू सर्विस कहाँ ओरिजिन हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में। तो रिसेंटली राइट टू सर्विस किसी शायद उत्तराखंड स्टेट में भी लागू किया गया, तो ग्रेट ब्रिटेन में इसका ओरिजिन है, याद रखना इस चीज़ को। राइट टू सर्विस एक बार पूछा जा चुका है ये आर में, तो इसलिए मैंने सोचा शायद फिर से रिपीट हो, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो मैंने नोट्स में डलवा दिया, राइट। बाकी कुछ लैंडमार्क केसेस हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कि नहीं, इससे बहुत डिबेट चली। तो इसमें जो 4 केसेस हैं ना, इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। इन चारों केसेस की क्रोनोलॉजी जो है अक्सर पूछी जाती है, ओके। तो याद रखना, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, ठीक है। SS GK, SS पे आप कर देना टिक,
और जीके पे कर देना क्रॉस, राइट। कैसे याद रखोगे? देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट वाली पढ़ाई करोगे, जी लोग लेक्चर दे रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपको लगेगा भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर सच में अगर आप जीके पढ़ोगे, सच में जीके पढ़ोगे, तो पता चलेगा फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट, राइट। यही एसएस जीके बस आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट वाली पढ़ाई कर रहे हो या सच में जीके पढ़ रहे हो, राइट। तो एसएस जीके क्रोनोलॉजी याद रखना, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। शंकरी प्रसाद 1951 का केस था जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, और यही चीज़ें सज्जन सिंह केस में फिर से बोली गई 1965 में कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। फिर आया गोलकनाथ केस जिसमें बोला गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। के में क्या बोला गया? एक तरह से बोला गया चलो फंडामेंटल राइट अमेंड तो कर सकता है पार्लियामेंट, मगर ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। फंडामेंटल राइट में कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उनको अमेंड नहीं कर सकते। यानी कि केशवानंद भारती में भी कहीं ना कहीं नो ही बोला गया, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करिए बट बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस इसीलिए इंपॉर्टेंट 1973 का, क्योंकि इसमें पहली बार बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट की है उसका एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद से ही चीज़ें हो गई कि भाई अब आज के बाद कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर अगर संविधान खिलवाड़ करेगा तो उसको सज़ा होगी। वो ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकता जो संविधान के बेसिक ढांचे से खिलवाड़ करे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में आई पूछा जाए तो केशवानंद भारती पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इन सभी केसेस की क्रोनोलॉजी, किसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, किसमें बोला गया कि नहीं हो सकते हैं, किसमें बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चारों केसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके ईयर याद रखना और इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना, ओके। एक और केस लिखा है एमसी मेहता, बस इतना आएगा कि एमसी मेहता केस जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखना ये जो हमारा आर्टिकल 24 था ना, चाइल्ड लेबर वाला, उससे जुड़ा हुआ है। ये एमसी मेहता केस में ही बोला गया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इनटू हजार्डस चाइल्ड लेबर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस प्रोहिबिटेड। एमसी मेहता केस किससे जुड़ा हुआ है? चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना है आपको। बाकी कुछ और फीचर्स याद रखना। राइट्स आर इसेंशियल फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली है, राइट। राइट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट, दीज आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। ये सब एमसीक्यूज में डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने यहाँ दिलवा दिए हैं। कभी ऐसे स्टेटमेंट आए तो ध्यान से इनको पढ़ लेना, ओके। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।